देखिए, इस तरह के सवाल करने के लिए आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि दोस्तों क्या है आपका, जो कि है दोस्तों आपका ये क्या है दोस्तों? देखिए, ये है आपका अल्फाबेट एंड पोजीशन नंबरिंग। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर आप सभी के लिए एक सीरीज चलाई थी, जिसमें हम लोग उत्तराखंड में आज से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो पटवारी के हों, कनिष्ठ सहायक के हों, लेखपाल के हों, फॉरेस्ट गार्ड के हों या पुलिस के हों, उन सभी के पिछले वर्षों के सवालों को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, ये हमारी उस सीरीज की 14 नंबर की वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हम आपके लिए मिक्स सवालों को यहाँ पे लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सवाल आपके रीजनिंग के हैं, कुछ आपके कंप्यूटर के हैं, कुछ आपके हिंदी के हैं, साथ ही साथ कुछ आपके यहाँ पे उत्तराखंड के हैं। देखिए, सवाल ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पेपर में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आपने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की वीडियो। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम पॉलिटी, हिंदी, उत्तराखंड और कंप्यूटर इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो वीडियोस काफी अच्छी हैं, और साथ ही साथ हमने आपके लिए नदी तंत्र की वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने एनिमेशन के माध्यम से आपको पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की है। वो वीडियोस भी जिन लोगों ने नहीं देखी है, वो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। वो आपको काफी हेल्प करेंगे चीजों को समझने में और आसानी से चीजों को याद रखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है मिक्स सवालों पर आधारित। और ये सभी सवाल दोस्तों पिछले वर्षों के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है आपका, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। जो आपका उच्चारण शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होता है उतधन चारण। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछे कि उच्चारण में संधि कौन सी है, तो आप बताएंगे कि इसमें है आपकी व्यंजन संधि। देखिए, जब ता और चा मिलते हैं तो यहाँ पे चा हो जा रहा है, तो इसमें क्या है दोस्तों, आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, संधि भी आपने याद रखनी है, संधियां भी आप एक बार आप पढ़ के जाना, वहां से आपका सवाल एक बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 2 पे। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनमें से कौन सा आपका दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आप सभी जानते हैं, जो आपका ऑप्शन ए है, ढा और णा, दोस्तों ये क्या है आपके, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, देखिए, इसको आपका द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसको आपका द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। आपसे उत्क्षिप्त पूछे या आपसे पूछेगा द्विगुण व्यंजन, तो आप बताएंगे ढा और ण को आपका उत्क्षिप्त व्यंजन भी और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 3 पे। सवाल नंबर दोस्तों 3 क्या है आपका? देखिए, सवाल नंबर 3 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके दोस्तों आभूषणों के नाम लिखे हैं, साथ ही साथ सूची 2 में आपके लिखे गए हैं कि इन्हें कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, तो आपने मिलान करना है कि कौन सा आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कनफूल। कनफूल दोस्तों ये आपका पहना जाता है कान में। ठीक है, तो कनफूल आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका दूसरे पे। देन दोस्तों आपका बुलाक। बुलाक दोस्तों आपका ये नाक में पहना जाता है। ठीक है, तो आपका जो खा है उसका हो जाएगा 1। देन दोस्तों धागुला। धागुला दोस्तों आपका कलाई में पहना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन गा का हो जाएगा दोस्तों आपका 4। ठीक है, और देन दोस्तों बचा आपका तिमड़िया। तिमड़िया आपका दोस्तों गले में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, कनफुल आपका कान में, बुलाक आपका नाक में, धागुले आपके कलाई में, और तिमड़िया दोस्तों ये आपका गले में पहना जाता है। यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों 2 1 4 3। तो देखिए 2 1 4 3 कहाँ पे है आपका? ऑप्शन बी में दोस्तों आपका 2 1 4 3। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। देखिए, नाक के आप एक दो यहाँ पे जान लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक है आपका नथुली, जिसको आप नथ भी कहते हैं। एक है आपका फुल्ली या फूल, ये भी आपका नाक में पहनते हैं। और एक है आपका बुलाक, इसको आपका लौंग भी कहते हैं। क्या दोस्तों? बुलाक या फिर लौंग, ये आपके नाक में पहने जाते हैं। देन दोस्तों कान। देखिए, कान में जो आपका इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है ना, वो है आपका मूर्खली। मूर्खली आपका कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? ये आपका कान में पहना जाता है। देन दोस्तों तुग्यल। तुग्यल भी आपका कान में पहना जाता है। देन दोस्तों आपका कर्णफूल हो गया, झुपझुपी हो गया, बाली हो गया, गोरख या फिर आपका मछली हो गया। ठीक है दोस्तों, गोरख जिसको आपका मछली भी कहते हैं, ये भी आपका कहाँ पहना जाता है? कान में। ठीक है, और दोस्तों बजनी। बजनी भी आपका दोस्तों कान में पहना जाता है। इतना आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देन आपका गला। गले में आपको पता है रामनवमी हो गया, हमेल। हमेल क्या है? सिक्कों से बनी हुई माला। इसको भी आपका गले में पहना जाता है। हमेल हो गया आपका रामनवमी, जिसको आपका गुलबंद भी कहते हैं। चरियो हो गया, लॉकेट हो गया, माला होगी, चंद्रहार हो गया, हंसुला हो गया, ये सब आपके गले में पहने जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
आई होप इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा। कान का आप मूर्खली ध्यान रखना, क्योंकि मूर्खली जो है इससे पहले के जो हमने टेस्ट कराए हैं वहां पे भी पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आई होप इतना अब यहाँ से आप समझ गए होंगे। देखिए बाकी जो आभूषण है आप उन्हें एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका सवाल नंबर आपका 4 पे। सवाल नंबर दोस्तों 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अणिमा, कामायनी, लहर या फिर आंसू। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि कामायनी हो गया, लहर हो गया, आंसू हो गया, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और ये तो आपने याद रखनी है, कामायनी, आंसू और लहर, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन ए है अणिमा, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो दोस्तों ये किसकी है? तो दोस्तों ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किनकी दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये अणिमा रचना। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी आप और भी रचनाएं ध्यान रखिएगा जो आपसे पूछता है। एक है आपकी कुकुरमुत्ता, एक है आपकी परिमल, एक है आपकी दोस्तों जूही की कली, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे पहली रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, देन आपका अणिमा और अप्सरा, इनको भी आप दोस्तों ध्यान रखना। ये कुछ रचनाएं हैं जो आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी याद रखनी है। देन कामायनी, आंसू और लहर, ये है आपकी जयशंकर प्रसाद की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। सवाल नंबर दोस्तों 5 क्या है आपका, थाप, नाट एवं जयंती ये क्या है? जो आपका थाप है, नाट है एवं जयंती है, ये क्या है? भवन निर्माण कला के प्रकार, नृत्य के प्रकार, चित्रकला के प्रकार या फिर लोक गीतों के प्रकार। तो दोस्तों जो आपके थाप होते हैं, नाट होते हैं, जयंती होते हैं, ये क्या है आपके? ये आपके चित्रकला के प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो गया। आपने देखा होगा दीपावली के टाइम पर गेरू होता है लाल रंग का, उसको थाप लगा लगा के उससे डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो सब क्या है दोस्तों? ये है आपके चित्रकला के प्रकार हैं। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। दोस्तों सवाल नंबर 6 क्या है आपका, बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? जो आपका बाजूबंद है ये किस प्रकार का लोकगीत है? देव पूजन, युद्ध गीत, कृषक गीत या फिर प्रणय गीत। तो आप सभी जानते हैं जो आपका बाजूबंद है दोस्तों, ये एक तरह का प्रणय गीत है। क्या दोस्तों? एक तरह का प्रणय गीत है। देखिए आपसे सवाल क्या बनता है बाजूबंद गीत से? सवाल ये बनता है कि कौन सा गीत पेड़ों की छांव में बैठ के गाया जाता है। तो आप बताएंगे बाजूबंद गीत जो है दोस्तों पेड़ों की छांव में या फिर बांज के पेड़ के नीचे बैठकर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? यह आपका बाजूबंद गीत। दोस्तों क्या है ये? एक तरह का प्रणय गीत है। ठीक है दोस्तों, और पेड़ों की छांव में बैठकर गाया जाता है आपका बाजूबंद गीत। इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। देन दोस्तों सवाल नंबर आपका 7 क्या है? चलिए इसको देखते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 7 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है आपकी जनजातियों संबंधित, एंड सूची 2 है दोस्तों आपकी कि ये कहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भोटिया है आपकी, भोटिया आपकी कहाँ निवास करती है? आप सभी जानते हैं कि कौन सी जनजाति आपकी ऋतु प्रवास करती है, तो वह है दोस्तों भोटिया जनजाति। तो देखिए किसी बच्चे को ना इसमें से एक दो जनजाति के बारे में भी पता है, तो वो इजीली यहाँ पे इनका मिलान कर लेगा। जैसे कि देखिए थारू, जो थारू है आपकी, ये आपकी उधम सिंह नगर और नैनीताल में निवास करती है। तो यानी कि जो डी है दोस्तों, डी का हो जाएगा आपका 3। तो आप खुद देखिए कि जो डी का जो ऑप्शन 3 है कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे डी का जो है चौथे पे दिया गया है, यहाँ पे डी का आपका 4 दिया गया है, यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी, यहाँ पे आपका डी का जवाब जो है 3 दिया गया है। तो देखिए जो थारू है वो आपकी उधम सिंह नगर में निवास करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देन देखिए आप भोटिया, जो आपकी भोटिया दोस्तों ये चमोली और उत्तरकाशी में निवास करते हैं। तो ए का देखिए दूसरा, तो अब देखिए ए का दूसरा ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में ही है, लेकिन ऑप्शन सी देखिए हमारा 2 मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अगर एक या दो भी पता है तो आप यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे जो है ना जौनसारी और बुक्सा, देखिए जौनसारी जो है आपकी 95% आपकी देहरादून में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये आपका टिहरी गढ़वाल में भी निवास करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी का यहाँ पे एक भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे मिलान करना है, तो अब मिलान तो हम सबका बराबर करेंगे, है ना? तो जिसको ये पता है कि जो जौनसारी है वो टिहरी में भी निवास करती है, तो वो ऑप्शन सी को करेगा, वरना वो सी का ऑप्शन एक से मिलान कर देगा। और इस हिसाब से जो बुक्सा है दोस्तों, बुक्सा आपका टिहरी हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से मिलान करना है, ऑप्शन के हिसाब से मिलान करना है कि ऑप्शन में उसने कितनों के सही सही मैच दिए हैं और किसका उसने हल्का सा चेंज किया है। तो यहाँ पे उसने जो जौनसारी था उसको देहरादून ना देकर के कहाँ पे दिया, टिहरी में दिया, और जो आपका बुक्सा था इसको आपका नैनीताल और देहरादून से मिलान कराया। ठीक है दोस्तों, इतना भी आप देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से जवाब क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं
सवाल नंबर आपका 8 पे। आई होप इतना भी यहाँ से समझ गए होंगे। देखिए सवाल नंबर 8 क्या है आपका। सवाल नंबर 8 है आपका, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था। देखिए इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने ये देखा था कि इसका उपनाम गुमानी पंत है, तो हमने बताया था लोकरत्न पंत। एंड देन दोस्तों अब आपसे पूछा गया है कि किसने गुमानी पंत नाम जो है इनको दिया था। ठीक है, तो आप बताएंगे कि राजा गुमान सिंह ने इन्हें यह नाम देकर सम्मानित किया था। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 9 पे। देखिए सवाल नंबर 9 क्या है आपका, चौफुला एक प्रकार है, किस चीज का प्रकार है। आभूषण का, अभिलेख का, नृत्य का या फिर वस्त्र का। तो दोस्तों जो आपका चौफुला है ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह का नृत्य है। तो ऑप्शन सी दोस्तों क्या है इसका एक बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कि चौफुला आपका एक तरह का नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 10 पे। सवाल नंबर 10 है दोस्तों आपका, वर्ण व का उच्चारण स्थान है। जो आपका वर्ण व है इसका उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ, ओष्ठकंठ, कंठ तालु या फिर आपका दंत ओष्ठ। तो आप सभी जानते हैं जो आपका वर्ण व है दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है आपका दंत ओष्ठ। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपकी जो जीभ है दोस्तों वो आपके दांतों में और प्लस आपके होंठ जो है इसमें काम करते हैं व के उच्चारण में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 11 पे। सवाल नंबर 10 अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 11 पे। सवाल नंबर दोस्तों आपका 11 क्या है। देखिए ये आपका रीजनिंग का सवाल है, क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में 2-3 सवाल रीजनिंग के, 2-3 आपके हिंदी के सवाल, 2-3 कंप्यूटर के सवाल ऐसे आपको यहाँ पे डाले गए हैं ताकि आप लोग जो है सभी को दिख सकें कि आपके पेपर में सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जिन भी बच्चों को ना रीजनिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 8-9 महीने पहले जो आपका डीएलएड का पेपर हुआ था उसके लिए मैंने आप सभी को रीजनिंग कराई थी। ठीक है, तो उसकी 4 वीडियोस हैं, तो जिन भी बच्चों को रीजनिंग में समस्या हो रही है वो एक बार उन वीडियोस को जरूर से देखना। वहां भी मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया है, वो काफी अच्छी वीडियोस हैं और मैंने यहाँ पे काफी ध्यान से आपको पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होगी चीजों को समझने में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप डीएलएड की जो मैंने रीजनिंग करवाई है उनकी वीडियोस को जरूर से देखिएगा। नई वीडियोस मैं यहाँ पे आपके लिए बना नहीं पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यह है कि वो वीडियोस पहले से बनी हुई है तो वो आपको जरूर से हेल्प करेंगी। एक बार आप उनको जरूर से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहां पे जाके उनको एक बार देख लेना। ठीक है, अगर आप वहां से भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे आपका। देखिए लेखन में क्लैरिटी को 176 लिखा जा सकता है, तो इसी भाषा में फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए किसी तरीके से जो है इन्होंने क्लैरिटी को 176 लिखा है, तो आपने इसी तरीके का यूज करके, जिस तरीके से इन्होंने क्लैरिटी को 176 लिखा है सेम वैसे ही उसी तरीके को यूज करते हुए आपने फ्रोजन को बताना है कि उसका क्या होगा। 186 होगा, 160 होगा, 216 होगा या फिर आपका 168 होगा। तो आपने बताना है कि अगर क्लैरिटी को 176 लिखा गया है तो फ्रोजन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम तरीका आपने फ्रोजन में यूज करना है। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है। देखिए इस तरह के सवाल करने के लिए आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि दोस्तों क्या है आपका, जो कि दोस्तों आपका ये क्या है दोस्तों। देखिए ये है आपका अल्फाबेट एंड पोजीशन नंबरिंग। इससे क्या होता है दोस्तों, देखिए इससे आपको ये चलता है पता कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आएगा। जैसे कि जो आपका ए है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, बी आपका सेकंड नंबर पे आएगा, सी आपका थर्ड नंबर पे, डी आपका फोर्थ नंबर पे और ऐसे ही आपके बाकी नंबर। देखिए जो आपका एम है वो आता है आपका 13 नंबर पे, देन एम के जस्ट नीचे आता है आपका एन और ऐसे दोस्तों यहाँ से उल्टा चलता है एन ओ पी क्यू आर एस टी और इस टाइप से यहाँ से जो अल्फाबेट है दोस्तों ये उल्टे चलते हैं। ठीक है, तो एन हो गया 14 पे, ओ हो गया 15 पे, पी हो गया 16 पे। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि एम के अपोजिट क्या है तो आप बताएंगे एम के अपोजिट एन है। आपसे पूछेगा जी के अपोजिट क्या है तो आप बताएंगे जी के अपोजिट आपका टी है। ठीक है, और टी आपका कौन से नंबर पे आता है, ये आता है आपका 20 नंबर पे। ठीक है, आपसे नंबर नहीं पूछता है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि डब्ल्यू का नंबर पूछेगा या आपसे एक्स का नंबर पूछेगा, ये आपसे नंबर नहीं पूछेगा, ये आपसे इस नंबरों से संबंधित सवाल पूछेगा। आप चाहें तो वहां पर अपनी रफ कॉपी में इसको बना लीजिएगा एंड देन इसके हिसाब से अपने सवालों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्लैरिटी को कैसे लिखा गया है। आप देखेंगे जो सी है, सी आपका 3 नंबर पे है, एल एल जो है आपका वो है आपका 12 नंबर पे और ए जो है दोस्तों वो है आपका 1 नंबर पे और जो आपका आर है दोस्तों वो है आपका 18 नंबर पे। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि जो प्रत्येक अल्फाबेट है उसके नंबर को लिखा है और उनको जोड़ दिया है। देन दोस्तों उसको इसने 2 से गुणा कर दिया है।
कैसे, आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। आप ये देखिए, जो आपका सी है वो आता है 3 नंबर पे, एल है वो आपका आता है 12 नंबर पे, ए है वो आपका आता है फर्स्ट नंबर पे, आर आपका आता है 18 नंबर पे, आई आता है आपका 9 नंबर पे, टी आता है आपका 20 नंबर पे, एंड वाई आता है आपका 25 नंबर पे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वाई आपका 25 नंबर पे। देन इसने इन सबको जोड़ा, जो कि हुआ 88। देन इसने उस 88 को 2 से इंटू किया और जिससे कि बन गया 176। अब ये सेम तरीका आपने फ्रोजन के लिए लगाना है। तो आप देखिए, जो आपका एफ है, एफ आपका आता है दोस्तों 6 नंबर पे, आर दोस्तों आपका आता है आपका 18 नंबर पे, एंड देन आपके ऐसे जो है बाकी नंबर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 6 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 5 प्लस 14, जो कि आपका टोटल होता है 84। तो जैसे कि आपने क्लैरिटी में सबको जोड़ने के बाद 2 से इंटू किया तो 176 आया। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, फ्रोजन के जितने भी अल्फाबेट के नंबर थे उन सभी को जोड़ेंगे, देन उसको 2 से इंटू करेंगे, तो आपका आएगा 168। तो इस हिसाब से दोस्तों जो फ्रोजन है उसको 168 लिखा जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों आपके सवाल यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आई होप आप यहाँ पे हल्का फुल्का समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको जो चीजें हैं दोस्तों डीएड के पेपर के टाइम पर समझाई थी, तो आप उनको वहां पे से पढ़ सकते हैं। 4 वीडियोस हैं रीजनिंग की, आप उनको जरूर से देखना, आपको वहां पे काफी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्लैरिटी में हमने क्या किया, जितने भी अल्फाबेट की जो जो पोजीशन वाले नंबर थे उन सबको जोड़ा और 2 से इंटू कर दिया, तो हमें मिला 176, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने फ्रोजन को भी किया, हमने सभी अल्फाबेट नंबर को जोड़ा एंड देन उसको 2 से इंटू कर दिया, तो हमें मिल गया 168। और इस तरीके से हमारे सवाल दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप इतना आप दोस्तों यहाँ से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार इसको और देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 12 पे। देखिए सवाल नंबर 12 है आपका कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों इसको इजीली ना आप लोग याद कर लीजिएगा कि उस दिन आपका शुक्रवार था, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार के ना आप इसको सिंपल सिंपल याद कर लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को आपका शुक्रवार था, ठीक है दोस्तों। ये सवाल 2-3 बार ऐसा ही पूछा गया है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको याद कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको, एक बार आप इनकी वीडियोस भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे इनको निकाला जाता है। देन आपसे ऐसा ही सवाल बनता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। तो आप बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को आपका बृहस्पतिवार था। क्या दोस्तों, उस दिन आपका बृहस्पतिवार था। ये दोनों दिन आप याद रखेंगे कि 15 अगस्त को शुक्रवार, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को आपका बृहस्पतिवार था, ठीक है। ये सवाल दोनों आपसे ऐसे ही पूछता है, तो आप इनको खाली मुंह जुबानी याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें मंथ कोड वगैरह काफी चीजें काम करती हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो आपकी अलग से बना दूंगा, नहीं तो आप मेरी डिलीट के टाइम की वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको वहां पे चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 13 पे। दोस्तों सवाल नंबर जो 13 है आपका, ये आपका कंप्यूटर का सवाल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है आपका। सवाल नंबर 13 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। देखिए स्पाईवेयर क्या होता है, ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में क्या है कि आप कहीं पे किसी वेबसाइट पे गए और वहां से आपने कुछ डाटा डाउनलोड करा, तो ये भी क्या है उसके साथ मिलके आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है। आप किसी गलत वेबसाइट पे गए या आपने कोई गलत ईमेल ऑन कर दिया, तो वहां से ये स्पाईवेयर प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ जाता है। देन दोस्तों क्या करता है, ये आपकी जो जानकारी है उसको बाहर भेजना शुरू कर देता है। आपके पासवर्ड, आपकी आईडी, आपकी इमेजेस, आपकी वीडियो, ठीक है, ये आपके सिस्टम की जानकारी को चुराता है और उसको बाहर भेजना शुरू कर देता है। तो ये आपको वही बता रहा है कि स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। तो ये बात क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो पहली बात है ये बिल्कुल सही है। देन दोस्तों दूसरा क्या है, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। जो फिशिंग है दोस्तों, ये एक तरह का ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। तो दोस्तों ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। फिशिंग क्या है, ये एक ईमेल घोटाला है और इसका प्रयोग भी आपके डाटा को चुराने के लिए किया जाता है। तो ये भी कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। स्पैम ब्लैक ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जो स्पैम मैसेज होते हैं आपके, ये अज्ञात स्रोतों से आते हैं और इन्हें कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। इन्हीं के जरिए आपका स्पाईवेयर और फिशिंग जो है दोस्तों की जाती है, ठीक है। तो स्पैम क्या है आपके, ये ब्लैक ईमेल है, इनको आपने बिल्कुल भी ओपन नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आप इनको ओपन भी करते हैं तो तुरंत आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है और साथ ही साथ आपके सिस्टम में
अननेसेसरी जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं, जिनके जरिए आपका डाटा चुराया जाता है। ठीक है, तो कथन 3 भी दोस्तों क्या आपका बिल्कुल सही है। देन कथन 4 क्या दोस्तों आपका, रैंसमवेयर एक गैर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। जो आपका रैंसमवेयर है ये एक गैर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, तो नहीं दोस्तों, जो आपका रैंसमवेयर है ये क्या है, ये एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये गैर दोषपूर्ण नहीं है, ये दोषपूर्ण है। ये क्या है, एक तरह का आपका वायरस है। ठीक है, जिसका प्रयोग आपके डाटा को चुराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये गैर दोषपूर्ण नहीं, ये दोषपूर्ण हो जाएगा। तो कथन 4 क्या आपका गलत है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि आपका डाटा चुराता है। ठीक है, तो कथन 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। और जो कथन 4 है दोस्तों वो क्या है, गलत है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, तो केवल 1, 2 और 3 सही है। और जो आपका कथन 4 है, रैंसमवेयर एक गैर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, तो नहीं दोस्तों, ये आपका एक तरह का दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। केवल 1 और 2 और 3 यही सही है, बाकी चौथा आपका गलत है। आई होप इतना आप दोस्तों यहाँ से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 14 पे। सवाल नंबर दोस्तों 14 क्या है आपका, प्रसिद्ध थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो आपका थल मेला दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है दोस्तों, देखिए काफी लंबी वीडियो हो रही है, तो इसको जल्दी से अपना खत्म करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों 15 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। कौन सी नदियां हैं दोस्तों आपकी जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में सीमा बनाती हैं। तो दोस्तों वो है आपकी टोंस और यमुना। कौन दोस्तों, टोंस और यमुना। देखिए जो काली है ये तो आपका नेपाल के साथ बनाती है बॉर्डर। ठीक है, जो हिमाचल के साथ है दोस्तों वो कौन सा बनाती है, टोंस और यमुना बनाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप सभी के लिए हमने नदी तट की वीडियोस बनाई हैं, जहां हमने एनिमेशन के माध्यम से आपको पढ़ाया है। तो जिन भी बच्चों ने वह वीडियोस नहीं देखी है, एक बार जरूर से देखना। वहां पे आपको काफी अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है। वहां पे सब कुछ ही हमने एनिमेशन के माध्यम से आपको पढ़ाया है। एक बार आप जरूर से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पे। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। बेनी ताल आपका चमोली में है, बिल्कुल सही। खुरपा ताल आपका नैनीताल में है, बिल्कुल सही। महासर ताल आपका टिहरी में है, बिल्कुल सही। इसे ही आपका दोस्तों भाई बहन का ताल भी कहते हैं और कटोरी नुमा ताल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका टिहरी में है, बिल्कुल सही। देन दोस्तों ऑप्शन डी वासुकी ताल आपका पौड़ी में है, तो नहीं दोस्तों, वासुकी ताल आपका पौड़ी में नहीं है। अब ये कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं हल्का सा बता दूं आपको, इसका जो जल है दोस्तों लाल रंग का होता है। ठीक है, इस ताल का जो पानी है वो लाल रंग का है। बाकी ये कहाँ पर है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 17 पे। देखिए सवाल नंबर 17 क्या है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है। उत्तराखंड की जो महिला साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो महिला साक्षरता दर है दोस्तों वो है आपकी 70.01%। लगभग लगभग 70% यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, पुरुषों की पूछेगा, पुरुषों की 87.40 और आपसे औसत पूछेगा 78.82%। क्या दोस्तों, 78.82% क्या है, औसत है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। देखिए जनगणना से सवाल आपके बन सकते हैं, तो आपने उनको भी पढ़ के जाना है और थोड़ा डीपली पढ़ना है, क्योंकि वहां से कथन वाले सवाल बनेंगे आपके। तो कथन वाले अगर बनते हैं तो आप उनको इजीली कर पाओ। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 218 क्या है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप सभी जानते हैं जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है दोस्तों वो आपकी करती है हरिद्वार में। लगभग लगभग 11 से 12 लाख लोग जो है ग्रामीण है वहां पे। कहाँ पे दोस्तों, हरिद्वार में। ठीक है, इतना दोस्तों आप याद रखेंगे। सेकंड में आपका आता है उधम सिंह नगर और थर्ड में आता है आपका देहरादून। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट में क्या है आपका हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर और फिर आपका देहरादून। यहाँ पे आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है दोस्तों निवास करती है। ठीक है, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 19 पे। सवाल नंबर 219 क्या आपका, मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है। जो आपकी मनेरी भाली बांध परियोजना है ये किस नदी पर बनी है। तो दोस्तों ये बनी है आपकी भागीरथी नदी पर। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 220 क्या है आपका, उत्तराखंड में अधूरी उत्सव या मक्खन त्योहार कहाँ मनाया जाता है। जो आपका अधूरी उत्सव है जिसको आप मक्खन का त्योहार या फिर मक्खन की होली भी कहते हैं, यह आपका कहाँ पर मनाया जाता है। दयारा बुग्याल में, पमानी कांठा बुग्याल में, बेदनी बुग्याल में या फिर मनाग बुग्याल में।
तो दोस्तों जो आपका अंदरूनी स्तंभ है या जो आपकी मक्खन की होली है दोस्तों, ये आपकी बनाई जाती है दयारा बुग्याल में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों ये दयारा बुग्याल है कहाँ पर? यह है आपका दोस्तों उत्तर काशी में। कहाँ दोस्तों? यह है आपका उत्तर काशी में। ठीक है, इतना भी आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो मक्खन की होली है इसकी शुरुआत दोस्तों वो चंदन सिंह राणा द्वारा की गई थी। क्या दोस्तों? जो ये मक्खन की होली यहाँ पे बनानी शुरू हुई, इसकी शुरुआत चंदन सिंह राणा के द्वारा दोस्तों यहाँ पे की गई थी। ठीक है दोस्तों, इतना भी आप ध्यान रखेंगे। देन दोस्तों आपका यहाँ पे पवाली कांठा बुग्याल, ये दोस्तों कहाँ है आपका? ये आपका टिहरी में है दोस्तों। देन दोस्तों बेदनी बुग्याल, उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल आपका बेदनी बुग्याल। ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका चमोली में है। आपका बगजी बुग्याल, जहां से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। आपसे पूछ सकता है कि किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है, तो आप बताइए बगजी बुग्याल। वो कहाँ है दोस्तों? वो भी आपका चमोली में है। और सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल, ये भी आपका चमोली में है। देन दोस्तों मनाग या मानेक बुग्याल, ये आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 21 पे। सवाल नंबर दोस्तों 21 क्या है आपका? निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि नहीं पाई जाती है, ये आपने बताना है। जौनसारी, राजी, थारू या फिर गोंडा। आप सभी जानते हैं कि जौनसारी, राजी, थारू, बोक्सा, ठीक है, ये सभी क्या है? उत्तराखंड की जनजातियां हैं। और इसमें जो गोंडा है दोस्तों, ये यहाँ की जनजाति नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो गोंडा है ये आपकी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है दोस्तों। जो आपकी गोंडा है दोस्तों, ये आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र यहाँ पाई जाती है। उत्तराखंड में आपकी जौनसारी, राजी, थारू, बोक्सा ये सब पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका दोस्तों 22 पे। सवाल नंबर दोस्तों 22 क्या है आपका? धौली गंगा, दंदाकनी एवं मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? जो आपकी धौली गंगा है, नंदाकिनी है, मंदाकिनी है, वो किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं जो नंदाकिनी है, मंदाकिनी, धौली गंगा है, ये सभी आपकी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नदी तंत्र की वीडियोस मैं आपके लिए बना चुका हूँ, वो भी एनिमेशन के माध्यम से। उनको एक बार जरूर से आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो पूर्वी किसकी है, पश्चिमी किसकी है, ये आपको पता होना चाहिए। वो वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वहां से समझने में काफी आसानी रहेगी कि पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, और कौन कौन से संगम पे कौन कौन से प्रयाग स्थित है, ये मैंने सब वहां पे आपको अच्छे से कराए हैं। आई होप इतना आप समझ गए यहाँ से कि धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी किसकी सहायक नदियां हैं, या आपकी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। देन दोस्तों सवाल नंबर 23 आपका, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है? इसमें से कौन सा आपका एक नृत्य का रूप नहीं है? झोड़ा, बिनाई, चांचरी या थरिया। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, झोड़ा हो गया, चांचड़ी हो गया, थरिया हो गया, ये सभी एक नृत्य के प्रकार हैं। लेकिन बिनाई क्या है दोस्तों? ये आपका एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, आपको याद होगा इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। तो दोस्तों आज के इतना ही काफी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो जो मैंने आपको बताया है उन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। और रीजनिंग के लिए आप डिलेट की वीडियोस को देख सकते हैं, साथ ही साथ नदी तंत्र की वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।